तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ओबीसी निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी सीमा तक कहा है, इसका मतलब 14% मिलेगा। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है। इस पर कांग्रेस विरोध करेगी। हम फिर से जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है हम करेंगे। सर, हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दी है। वो उसकी मंशा, बहुत सारे पार्टी छोड़ते हैं, बहुत सारे ज्वाइन करते हैं। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ को सुन रहे थे आप। वो कह रहे हैं कि ये अन्याय है, ओबीसी वर्ग के साथ केवल 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिल पाएगा। और बहुत ही कम शब्दों में प्रतिक्रिया पीसीसी चीफ कमलनाथ की। हालांकि दूसरी ओर दूसरा पक्ष अगर हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से इसे जीत के तौर पर दिखाया जा रहा है, जाहिर किया जा रहा है। आपको बता भी दें कि जो नतीजा आया है, दरअसल सरकार की ओर से मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और उसी पर कल सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई। ओबीसी आयोग ने अपना पक्ष भी रखा था, सुप्रीम कोर्ट के सामने कन्विंस करने की कोशिश भी की और कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आयोग कन्विंस कर पाता है आरक्षण के लिए तो फिर निर्णय आरक्षण के पक्ष में दिया जा सकता है। और आज मनिंदर सिंह ने भी तमाम दलीलें रखी थी, ओबीसी आयोग की ओर से कन्विंस करने की कोशिश हुई और आज ओबीसी आरक्षण के पक्ष में यह बड़ा फैसला आया है। तो निकाय और पंचायत चुनाव में अब आरक्षण मिल पाएगा ओबीसी वर्ग को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह एक पैरामीटर जरूर तय किया है कि 50% से 50% से ये आंकड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन का। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की और इस खबर के लिहाज से हम ये कहें कि कोशिशें जरूर कामयाब हुई हैं। जो सरकार की ओर से मॉडिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल की गई थी, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि वक्त कम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार की ओर से और वक्त देने की अपील की गई थी लेकिन वक्त कम दिया है। निकाय चुनाव के सामने माफ कीजिएगा, निर्वाचन आयोग के पास भी बेहद कम वक्त रहेगा। और जबलपुर से प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, विवेक तनखा को हम सुन रहे थे, आप बात कर रहे थे विवेक तनखा से, वो से सरकार की नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग की जीत बता रहे हैं। इसके बावजूद भी वो ये आशा कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग उनके साथ जुड़ेगा। थोड़े से इसके कानूनी पहलू भी इस फैसले के बताइएगा प्रतीक। देखिए प्रशांत, बिल्कुल हम स्पष्ट दर्शकों को कर देना चाहते हैं। सुबह ही हमने खबर दिखाई थी कि ओबीसी की जो 12 मई की दूसरी अद्यतन रिपोर्ट थी वो क्या कहती है। उसमें भी स्पष्ट कहा गया था कि हम किसी भी लिहाज से 50% की ऊपर आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि ये ट्रिपल टेस्ट का कानून का पालन तभी हो पाएगा जब 50% के अंदर ही आप कुल आरक्षण देंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि आप ओबीसी वर्ग को आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन किसी भी लिहाज से ट्रिपल टेस्ट का जो तीसरा प्रावधान है जो ये कहता है कि 50% के ऊपर कुल आरक्षण नहीं होगा, उसका पालन सरकार को करना होगा। यानी स्थिति मध्य प्रदेश में फिर से वही पुरानी लागू हो जाती है। एसटी एससी को पहले से ही कुल 20 और 16 यानी 36% आरक्षण मिला था, अब बचता है मात्र 14%। यानी ओबीसी आबादी को कानूनन तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में सिर्फ 14% आरक्षण मिलेगा, जो कानून रूप से अभी जो कानूनविद भी कह रहे हैं, जो जानकार भी कह रहे हैं और जो हमारे भी अब तक समझ में आया है। तो कुल मिलाकर प्रतीक मैं लौट रहा हूं आपके पास। सैयद जाफर साहब जो इस मामले में लगातार पक्ष रखते रहे, कोर्ट जाते रहे, हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद जाफर साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ओबीसी आरक्षण के पक्ष में ये निर्णय है। आपके सहयोगी वकील वरुण ठाकुर लगातार जाते रहे हैं कोर्ट। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? अध्ययन कर लिया आपने इस फैसले का? बिल्कुल, देखिए जो बात हमने कहा वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने हुबहू कही। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक कर रही है और गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। हमने इनसे ये कहा कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं पंचायतों के, पालिकाओं के, उसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। लेकिन जब मुख्य याचिका के समय सरकार से पक्ष मांगा गया और उनसे कहा गया कि आप ट्रिपल टेस्ट कराइए और ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे ओबीसी को आरक्षण दीजिए,
तो सरकार वहां पर ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट नहीं रख पाई और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में, जो कि वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से ओबीसी आरक्षण समाप्त हुआ। दूसरा, उसके बाद सरकार जागी और आप जैसे जागरूक चैनलों और अन्य ओबीसी वर्ग के लोग थे और हम जैसे छोटे समझ के लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया और उसमें यह बात कही कि सरकार की जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है उसमें भी तक नहीं आ पाए हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे पाए। आपको मैं कहूंगा कि मैंने कल एक बहुत बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगाया था कि सरकार ने जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई थी उसमें लगभग 960 पेजों में से 850 पेज रद्दी के रूप में लगाए थे, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट फिर खारिज कर रही थी। तो कल हमने इनसे अनुरोध किया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे आप जनपदवार डाटा दीजिए और जनपदवार आरक्षण मांगिए, जिसपे आज निर्णय आया। तो अब मैं आपको बहुत संक्षेप में आज का निर्णय समझा देता हूँ। जो निर्णय आया है उसमें पूरे मध्य प्रदेश में कई जनपद पंचायतों में जहां पर एसटी एससी को मिलाकर जनसंख्या 50% से ऊपर है, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, जिन जगहों पर एसटी एससी की जनसंख्या मान लिया जाए 15% ही निकलती है, वहां पर 35% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलेगा। जो ये ऐतिहासिक निर्णय है, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस जनपद पंचायतों में नहीं, सही जाफर साहब इस पर श्रेय सरकार ले रही है और श्रेय आप भी ले रहे हैं। ये तय करना जरूरी है कि आखिर ये किसकी कोशिशों का नतीजा है। मैं आ रहा हूं, सैयद जाफर साहब रहिएगा, थोड़ा सा और वक्त दीजिएगा। लोकेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं ओबीसी एसटी एकता मंच से। लोकेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, क्या आपने इस फैसले में देखा और इस फैसले से क्या रिएक्शन आपका इस फैसले पर? लोकेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सराहनीय है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी के साथ न्याय किया है और मध्य प्रदेश में ओबीसी को पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ कराने का जो आदेश दिया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो हमको 27% आरक्षण और दिलाने के लिए कुछ प्रयास करे। हालांकि अभी भी जो हमको मिला है हम उससे संतुष्ट हैं और अब हमारे ओबीसी के 11 से ज्यादा सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष निकल के आएंगे, जिससे सच में ओबीसी का विकास होगा। जी, सैयद जाफर साहब, सुना होगा आपने, ओबीसी वर्ग कह रहा है कि इस कोशिश से संतुष्ट हैं, हालांकि और कोशिश होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात और जैसा कि आपने एक बात कहा कि सरकार भी श्रेय ले रही है, हम याचिकाकर्ता भी श्रेय। देखिए, हम याचिकाकर्ता के रूप में कोई श्रेय नहीं लेना चाहते। ये निर्णय आपको करना है, ये हम उन वर्ग को समर्पित करते हैं जिनकी लड़ाई हमने लड़ी। हम बार बार आपसे ये बात कह रहे हैं, अगर सरकार सही होती तो सुप्रीम कोर्ट में हारती क्यों? ये तो सप्लीमेंट्री आई, इनने सप्लीमेंट्री लिया और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में भी रद्दी कागज लगाए। ये तो हमने इनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आप जनपदवार डाटा दीजिए, जो आपने कल दिया और जिसका लाभ मिला। तो मैं अंत में एक बात कह दूं, कौन हारा कौन जीता ये सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश की ओबीसी जनता जीत गई। विवेक तनखा जी राज्यसभा सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं और आपकी पार्टी के नेता भी हैं। वो जब मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जा रही थी तब ये कह रहे थे कि अब इसमें कुछ बचा है नहीं, इससे कोई आशा है नहीं कि जब मॉडिफिकेशन लेकर एप्लीकेशन लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतने सारे सजेशन दे दिए थे, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? ये फैसला आपको करना है कि जब याचिकाकर्ता के रूप में हम शुरू से कह रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मेरे बयान उठा के आप देख लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड होगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि अभी भी वक्त है, सरकार चाहे तो अपना ट्रिपल टेस्ट कंप्लीट करके जनपदवार आरक्षण मांग सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के जो मठाधीश प्रशासनिक लोग हैं, जो करोड़ों रुपया की फीस लेते हैं, वो सरकार को सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे। इसके लिए हम दोष नहीं है, हमने तो अपना दायित्व निभाया। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमको लगातार सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिकाओं पर गंभीरता बरती जा रही है, तो ये सिर्फ इसलिए बरती जा रही है कि हम जो बात भी कह रहे हैं वो भारतीय संविधान के दायरे में कह रहे हैं। जी
ठीक है सैयद जाफर साहब, मैं लुकेन जी के पास भी जाऊंगा, लुकेन जी हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक सवाल और बनता है सैयद साहब, तो क्या यहां पर उस मामले को समझ नहीं पाए थे विवेक तनखा साहब? मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़ी पोजीशन पर रहे मध्य प्रदेश शासन में, क्या वो ही इस मामले को नहीं समझ पा रहे थे? आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सरकार को बताया कौन से दस्तावेज रखने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं रखना चाहिए, क्या पेश करना चाहिए। कभी कभी पुनीत जी ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी चीजें छूट जाती हैं। आप ये भी तो सवाल कर सकते हैं कि प्रदेश सरकार क्यों हारी, प्रदेश सरकार के इतने बड़े दिग्गज वकीलों ने क्यों अपना पक्ष नहीं रख पाया। देखिए, पार्टी यहाँ पे विवेक तनखा या सैयद जाफर नहीं है, पार्टी यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार है। सवाल बीजेपी से कोई जुड़ेगा मैं जरूर करूंगा जी, नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जवाब अभी आपसे जी। देखिए, मैं आपसे फिर दोहराना चाहता हूँ, अगर आप व्यक्तिगत एक याचिकाकर्ता से सवाल करेंगे तो सैयद जाफर एक याचिकाकर्ता की हैसियत से ये कहना चाहता है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं, हम राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते हैं। हमारी दृष्टि में अगर हम भाजपा और कांग्रेस को सामने रख के काम करेंगे तो कई बार हम जनता को लाभ नहीं दे पाएंगे। और आज आपने देखा होगा कि कई जगहों पर मेरी लाइन और कांग्रेस पार्टी की लाइन में कहीं डिफरेंस भी आया, अंतर आया। जो आप बार बार तनखा जी का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसको उल्लेख करना चाहता हूं। जब तनखा जी ने ये बात कही थी, उसी दिन मैंने भी तो ये बात कही थी कि अभी भी सरकार के पास वक्त है, सरकार ट्रिपल टैक्स की रिपोर्ट सबमिट करे और जनपदवार आरक्षण मांगे। तो आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी या याचिकाकर्ता जो भी बात कह रहे हैं वो संविधान के दायरे में कह रहे हैं। अगर सरकार के बड़े बड़े वकील इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक बात बड़ी कही थी आपसे, अगर आपने गौर किया होगा, मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त होना ये प्रदेश सरकार की प्रशासनिक चूक है या भाजपा सरकार का कोई षड्यंत्र है। हम इसका खुलासा करेंगे और हमने कल पार्ट 1 का खुलासा किया। हमने कल बताया कि किस प्रकार से प्रशासनिक चूक हुई और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर रद्दी कागज लगा दिए गए जिसका कोई उपयोग नहीं था। नहीं साहब, बिल्कुल आपसे आशा है कि जो भी आपको लगता है जो भी चूक हुई हैं उनको उजागर किया जाए। ये जिम्मेदारी भी है विपक्ष में, अगर आप बैठे हैं तो रहेगा। सैयद साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। लोकेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी SC ST एकता मंच के। लोकेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये कि पैरामीटर तो तय है, 50% से ज्यादा आरक्षण मिल नहीं सकता है, ऐसे में ये आपकी एकता खत्म तो नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। हम मिलकर जो मिलेगा हम उसमें आपस में बंटवारा करके हम अपना काम चला लेंगे, लेकिन हमारी एकता कभी भंग नहीं होगी। हम एकता के साथ काम करते आए हैं और एकता के साथ काम करते रहेंगे जी। लेकिन हो सकता है कि कुछ जगहों पर 27% से कम आरक्षण भी मिले जी। हमारा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि हमारा जो हक अधिकार है, जो हमको 27% मिलना चाहिए, वो भी हम मिले और हम एकता के साथ उसको पाने के लिए फिर से लड़ाई लड़ते रहेंगे जी। चलिए, अच्छी बात है, लड़ाई आप लड़ते रहेंगे और आपकी आशाएं हैं। सैयद जाफर साहब हमारे साथ बने हुए। सैयद जाफर साहब, एक और सवाल जो बार बार कांग्रेस उठाती रही वो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को लेकर आप लोग उसे असंवैधानिक बताते रहे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप मेरे बयानों को देखेंगे तो मैंने कभी भी उस आयोग को असंवैधानिक नहीं बताया, लेकिन हाँ, एक सच्चाई जरूर है कि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एक पूर्व से करीब 25-30 सालों से हम देखेंगे, ऐसे कई सालों से जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन हो चुका है और उसमें वो आयोग काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि उन्होंने कल्याण आयोग क्यों बनाया, वो कोई विषय नहीं है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए, जो संवैधानिक दर्जा पुराने आयोग के पास है वही संवैधानिक दर्जा कल्याण आयोग के पास भी है, और जो काम कल्याण आयोग को करना चाहिए था वो उसने किया। तो मुझे नहीं लगता कि कौन संवैधानिक है कौन गैर संवैधानिक है। सवाल ये उठता है कि कैसे हम मध्य प्रदेश के पंचायत और नगर पालिका के चुनाव संवैधानिक तरीके से करा लें, बस ये सवाल है महत्वपूर्ण जी। नहीं, चलिए शुक्रिया सैयद जाफर साहब आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन चूंकि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का भी यहाँ पर जिक्र आया तो ये याद दिला दें कि जब कांग्रेस सरकार गिरने वाली थी उस दौरान ही तब ये अचानक से रातों रात राजनीतिक नियुक्तियां की गई थी और जाहिर है कि फिर इसके बाद दूसरा विकल्प सरकार ने खोजा और फिर एक अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया गया।
प्रतीक हमारे साथ लगातार जबलपुर से जुड़े हुए हैं इस पूरे मसले पर। फैसले का इंतजार इस मध्य प्रदेश को था। उस फैसले के तहत आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव में जो रिजर्वेशन को लेकर के लगातार एक असमंजस जो बना हुआ था, आज एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिया है और उस निर्णय के लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास थे, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारा संकल्प था कि स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो, आज हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और जो प्रतिबद्धता थी, क्योंकि हम लोगों ने तो ये कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया हम उसका स्वागत और सम्मान करेंगे, लेकिन अगर ये निर्णय कहीं भी कुछ होता है तब भी हम ओबीसी के हमारे कार्यकर्ताओं को 27% से भी ज्यादा अवसर देने का काम करेंगे। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारा जो ओबीसी कमीशन हमारी सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के लिए जो बनाया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए ओबीसी कमीशन ने जो तैयारी मध्य प्रदेश के अंदर पंच सरपंच से लेकर के महापौर के चुनाव तक जो ट्रिपल टेस्ट की तैयारी करके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ओबीसी कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन उस रिजर्वेशन के आधार पर आगामी चुनाव को करे और उसके बाद चुनाव का डिक्लेरेशन हो। इसलिए मध्य प्रदेश में आज एक ऐतिहासिक जो निर्णय हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व की, हमारे संगठन की जो प्रतिबद्धता थी कि ओबीसी का ये चुनाव, ओबीसी वर्ग को जो अवसर मिलने चाहिए थे, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर के मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ चुनाव होंगे। यह केवल गर्व की बात नहीं है, हम जो कहते हैं उसके लिए हमारी सरकार, हमारा संगठन प्रयास करता है। और आज ये साफ हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, जो हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस किस प्रकार से इस चुनाव को बाधित कर रही थी, कांग्रेस ने इस चुनाव को किस प्रकार से रोकने का प्रयास किया था, ओबीसी समाज वर्ग को अवसर न मिले कैसे कांग्रेस प्रयास कर रही थी, उनके वकीलों ने जो जो किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो एक अथक प्रयास किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारा ओबीसी कमीशन और हमारे नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, आज मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन के साथ होंगे, उनको अवसर मिलेगा। इसलिए मैं ओबीसी समाज वर्ग के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को ये बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, हमारे सभी समाज वर्ग के लोग मिलकर के इस चुनाव में जो इतिहास बना है, मुझे ऐसा मानना है कि जो हम चाहते थे, हमारी सरकार ने जो प्रयास किए थे, जो संकल्प लिया था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के आधार पर हमारे उस संकल्प को पूरा किया कि भारतीय जनता पार्टी उस आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नॉर्म्स के तहत जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारोक्ति देकर के इस बात का उल्लेख किया है कि 50% संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उससे ज्यादा लिमिट में न जाकर के बाकी जो रिजर्वेशन की व्यवस्था बनेगी उसके आधार पर, सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्वेशन देकर के चुनाव होंगे। मैं पुनः एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के धन्यवाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, हमारे नेतृत्व को बधाई देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है सर, उसमें आरक्षण जो होगा वो SC ST माइनस ओबीसी होगा सर, उसके बाद ओबीसी को मिलेगा। मैं यही कह रहा हूं ना कि एक ट्रिपल टेस्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% जो लिमिट है
उसके आधार पर कहीं 27% से भी ज्यादा मिलेगा। 20% ये नहीं, कहीं 27 से भी ज्यादा मिलेगा। इसके जो टेक्निकल चीजें हैं वो सारी आपके सामने मुझे लगता आएंगी, इलेक्शन कमीशन इस पर तैयारी करेगा। कहीं पर 27% से भी ज्यादा मिलेगा, माना कि कहीं सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर जो चीजें इसके अंतर्गत तय होंगी तो हो सकता है कहीं 27 से भी ज्यादा जाएगा, 30 भी जाएगा, कहीं 25 भी रहेगा। इस प्रकार से इसका ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उसके नॉर्म्स जो हुए हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होंगे। जो समाज के सबका साथ सबका विकास और सबको लेकर चलने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार था वो पूरा हुआ है। कांग्रेस के पेट में दर्द मुझे लगता है शायद और बढ़ गया होगा कि वो जो चाहते थे कि चुनाव न हो, ओबीसी को अवसर न मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के आधार पर आज हमें गर्व है कि हम इस दिशा में सफल हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने इसे बड़ी जीत बताया और यह भी बताया कि जो 50% का जो लिमिटेशन है उसका कई जगह पर लाभ भी मिलेगा। हो सकता है कि कुछ जगह पर 27 की जगह 25% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिले, लेकिन कई जगह ऐसी भी होंगी जहां पर 27 की जगह 29 और 30% भी ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा। निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सरकार अब इस फैसले को अपनी बड़ी जीत के तौर पर प्रस्तुत भी कर रही है। दरअसल मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के बाद कल सुनवाई हुई, आज सुनवाई हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए निकाय और पंचायत चुनाव में, लेकिन इस क्लॉज के साथ कि ये 50% ऊपर नहीं होना चाहिए। इस पैरामीटर के साथ कि जो लिमिटेशन है वो 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और इसी पर आज पत्रकारों से बात कर रहे थे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं जबलपुर से। प्रतीक, अभी तक आपने इस आदेश का काफी अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा, क्या आपको इस आदेश में नजर आया, क्या इफ किंतु परंतु आपको नजर आए? के जो वकील हैं सिद्धार्थ सेठ, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बेशक आज इस प्रकार का निर्णय आया है कि अब कहीं ना कहीं 50% की कैपिंग तो रहेगी, लेकिन ओबीसी आबादी के साथ अब जो रिजर्व आगे कार्रवाई है निर्वाचन संबंधी वो होगी। इलेक्शन कमीशन का आगे क्या रुख रहेगा सर? देखिए, आज के आदेश में ये स्पष्ट है, जो आदेश 10 तारीख को आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो अब मॉडिफाई हो चुका है जी। वो मॉडिफाई 2 एस्पेक्ट्स पे हुआ है। पहला तो ये है कि डिलिमिटेशन जो आज के दिनांक पर उपस्थित है जी, या आज के दिनांक पर अभी एग्जिस्टेंस में है जी, वो डिलिमिटेशन के आधार पर आरक्षण किया जाएगा जी, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन को कोर्ट ने अलाउ किया है जी। जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट है, रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2 के आधार पर आज कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ लोकल बॉडी चुनाव कराने के लिए अलाउ किया गया है जी। ऐसी स्थिति में अब रिजर्वेशन बदलेगा, जो जी। अभी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है जी। जहां अर्बन बॉडीज में हमारे पास रिजर्वेशन ऑलरेडी था जी। पंचायतों में 2022 की स्थिति में रिजर्वेशन नहीं था जी। तो अब कोर्ट ने आदेशित किया है कि आपकी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आप रिजर्वेशन से संबंधित नोटिफिकेशन, जो कि सरकार का क्षेत्र अधिकार है जी, सरकार 1 हफ्ते के अंदर रिजर्वेशन सारी लोकल बॉडीज के लिए घोषित करे इन टर्म्स ऑफ द ओबीसी कमीशन रिपोर्ट जी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये बोला है कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो आप फाइनल नोटिफिकेशन आएगा रिजर्वेशन का लोकल बॉडीज में जी, उसके आधार पर आप 1 ही हफ्ते के अंदर चुनाव नोटिफाई करेंगे। यानी कुल मिला की स्थिति एक हफ्ते का समय सरकार के पास है और उसके बाद 1 हफ्ते का समय इलेक्शन कमीशन के पास रहेगा। एज पर दी ओरल ऑर्डर, अभी ऑर्डर की फाइनल प्रति आनी बाकी है, बट जो हमें ओपन कोर्ट में जो प्रोनाउंस हुआ है ऑर्डर, उसके तहत कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर अब आप नए सिरे से रिजर्वेशन नोटिफाई करें जी, समस्त लोकल बॉडीज का जी, और वो लोकल बॉडीज का जो रिजर्वेशन है वो 1 हफ्ते के अंदर जारी करना होगा सरकार को। दूसरा सवाल मेरा सिद्धार्थ जी आपसे, रिजर्वेशन मिल जाता है वैसे ही चुनाव आयोग अपना चुनाव घोषित कर जी। मेरा एक सवाल सिद्धार्थ जी ये रहेगा कि क्या वर्तमान जो परिसीमन हुआ था, यानी जो लेटेस्ट परिसीमन था, उसके आधार पर ही इलेक्शंस कंटिन्यू होंगे?
जी जी, आज ये क्लैरिफाई किया है कि 2022 की स्थिति या जो आज दिनांक तक की स्थिति है जी, उसी परिसीमन के आधार पर चुनाव होंगे। और जैसा कि आप लोग शुरुआत से कहता, इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो तत्काल रूप से इलेक्शन के लिए तैयार है, तो क्या तैयारियां पूरी है? आज भी इलेक्शन कमीशन ने अपना पक्ष और अपना रिप्लाई में अभी तक के जो स्टेप्स थे, जो 10 तारीख का आदेश था, उसके तारतम्य में जो भी हमने प्रक्रिया अपनाई थी वो कोर्ट के समक्ष रखी थी जी। बट अब क्योंकि 10 तारीख का आदेश मॉडिफाई हो गया है और अब ओबीसी रिजर्वेशन को ही कोर्ट ने अलाउ कर दिया है जी। तो ऐसे इस परिप्रेक्ष्य में अब सरकार को नए सिरे से रिजर्वेशन करना होगा, जिसके लिए 1 हफ्ते का समय कोर्ट ने निर्धारित किया है और इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि उसी 1 हफ्ते के अंदर आपको चुनाव नोटिफाई करना होगा। इलेक्शन कमीशन तो पहले भी तैयार था चुनाव के लिए और आज भी तैयार है। अब सरकार की तरफ से रिजर्वेशन जैसे ही मिलेगा तो चुनाव आयोग को आज के माननीय न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप तुरंत इलेक्शन नोटिफाई करने होंगे। हमसे बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। तो बेशक प्रशांत, सिद्धार्थ सेठ जी को हम सुन रहे थे जो इलेक्शन कमीशन की ओर से पैरवी सुप्रीम कोर्ट में लगातार कर रहे थे और ये स्पष्ट हो गया कि 2 सप्ताह के अंदर मध्य प्रदेश में निकाय या पंचायत जो भी शेड्यूल रहेगा उसकी घोषणा हो जाएगी। 1 सप्ताह का समय सरकार को दिया गया है कि नए ओबीसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 1 सप्ताह के भीतर आप कहीं ना कहीं आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें और उसके बाद निर्वाचन आयोग उस प्रक्रिया के पूर्ण होने के 1 सप्ताह के अंदर इलेक्शंस को नोटिफाई करेगा। यानी स्पष्ट हो चुका है कि 2 सप्ताह के भीतर लगभग एक कैपिंग सी हो गई कि 14 दिवस के अंदर संभवतः मध्य प्रदेश में इलेक्शंस की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, और समय हालांकि निर्वाचन आयोग के पास ज्यादा नहीं है और आप जैसा कि अब बात भी कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह जी से, निर्वाचन आयोग के जो वकील हैं, कि तैयारियां पूरी है निर्वाचन आयोग की चुनाव के लिए। मैं थोड़ा सा लौटना चाहता हूं उस फैसले पर। प्रतीक, उस फैसले को अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा, जज किया होगा, उसमें क्या कुछ है उस फैसले में? कोई क्लॉज भी है, उन क्लॉज का कहाँ क्या कुछ असर होगा रिजर्वेशन के जो संख्या है या परसेंट है उस लिहाज से? प्रतीक, समझाएं जरा दर्शकों को एक बार। देखिए प्रशांत, अब तक ओरली कहीं ना कहीं ऑर्डर जी बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल। देखिए अभी तक जहां तक ओरली ओपन कोर्ट में जो कोर्ट ने अपना डिसीजन है वो सुनाया है, विस्तृत लिखित जो ऑर्डर है वो आना अभी बाकी है, प्रतीक्षा में है। लेकिन बेशक जो अब तक जो जानकार है, जो पैरवी अधिवक्ता कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जो उनसे बातचीत में अब तक जानकारी मिली है, तो स्पष्ट तौर पे बिसेन आयोग की रिपोर्ट का ही कहीं ना कहीं जो सेकंड रिपोर्ट जो 12 मई को प्रस्तुत की थी उसे ही कहीं ना कहीं अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसे मंजूरी दी है और हम वापस हमें उसके लिए बिसेन आयोग की उस रिपोर्ट पे जाना होगा जिसकी चर्चा हम सुबह से कर रहे थे। खुद बिसेन आयोग की दूसरी रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि हम किसी भी लिहाज से आरक्षण का जो कुल प्रतिशत है वो 50% को नहीं लागेंगे और ट्रिपल टेस्ट का जो प्रावधान है, जो तीसरा प्रावधान कहता है, उस लिहाज से 50% की कैपिंग के अंदर ही रिजर्वेशन मेंटेन किया जाएगा। तो बिसेन आयोग की उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और उसको ही लागू करते हुए आगामी तौर पे निगम और निकाय और पंचायत इलेक्शंस को कंटिन्यू करने यानी हरी झंडी कहीं ना कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। अब तक ओबीसी को लेकर के यही कहा जा रहा था कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के इलेक्शन होंगे, लेकिन आज कम से कम मध्य प्रदेश सरकार के लिहाज से कम से कम ये स्थिति हो गई है कि 14% कानून तौर पे, चूंकि 20 और 16% ST/SC को पहले से ही दिया गया है आरक्षण, इस लिहाज से बचता है 14%, चूंकि 50% की कैपिंग खुद आयोग ने भी अभी रिपोर्ट में कही और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को का जिक्र किया है। इस लिहाज से 14% आरक्षण ही बच जाता है, तो ओबीसी को कम से कम 14% आरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा, ये स्पष्ट हो गया है कानूनी तौर पे। उसके अलावा अगर सामान्य सीटों पर पार्टियां देना चाहें तो वो उनका दायरा होगा, लेकिन फिलहाल 14% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी वर्ग के लिए तय हो चुका है। जो प्रतिशत आरक्षण तो ओबीसी को हर हाल में मिलेगा ही, और जैसा कि वीडी शर्मा कह रहे थे कि जहां पर SC/ST कम संख्या में होगा वहां ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ सकता है। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर जाहिर है कि वक्त के साथ चर्चा होगी, तस्वीर भी साफ होगी। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कहा सियासी चेहरों ने, जानकारों ने। नीति और नेक नियति ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए, कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेक नीति थी और जीत सत्य की हुई। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। वो स्वयं दिल्ली लगातार गए, हम भी गए उनके साथ में, पूरी टीम गई दिल्ली,
लगातार प्रयास किए और हमने पक्ष को रखा, ट्रिपल टी वाले उसको रखा। सरकार ने पूरा का पूरा आरक्षण नीचे तक का उतार के पिछड़ा वर्ग का रखा और जीत हमारे मुख्यमंत्री जी की हुई। मुख्यमंत्री जी को बधाई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने अदालत के सामने सरकार के पक्ष को मजबूती से रखा और न्यायालय का आभार कि उन्होंने हमारे पक्ष को स्वीकार किया और इसलिए बहुत बहुत बधाई। इस ओबीसी आरक्षण के साथ में अब सरकार चुनाव में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने मॉडिफिकेशन जो पिटीशन दायर की थी और इसको लेकर जो सरकार के पक्ष में फैसला आया। इस वक्त हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह है। उन्हीं से जानेंगे कि सर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो मॉडिफाइड पिटीशन है वो दायर की थी और आपके पक्ष में अगर कहें सरकार के पक्ष में ये जो फैसला है आया है। देखिए, हम लोग पहले दिन से इस बात का प्रयास कर रहे थे कि हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर हों और उसके लिए जो जो प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते थे वो प्रयास हम लोग कर रहे थे। पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर स्टे करा दिया। उसके लिए हम लोगों ने फिर से पूरी तैयारी की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने मात्र 3 माह में अपनी 600 पेज की रिपोर्ट, पूरी ओबीसी की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें और डिटेल जानकारी उनको चाहिए है। वो डिटेल जानकारी भी हम लोगों ने 3-4 दिन के अंदर एक एक पंचायत की, एक एक गांव की, एक एक वार्ड की ओबीसी की पॉपुलेशन, पूरा जानकारी हम लोगों ने कोर्ट के समक्ष कल ही रख दी थी। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और जानकारी मांगी, वो भी हम लोगों ने रात में ही भेज दी और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जो फैक्ट थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्णय दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों को ओबीसी आरक्षण हम लोग करेंगे। 1 सप्ताह में ओबीसी आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो अब मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर होंगे और कांग्रेस कह रही थी कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी की संकल्प शक्ति थी, जिन्होंने अंतिम क्षणों तक प्रयास नहीं छोड़े और एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के माध्यम से आज हम लोगों को ये सफलता। सर, इस लिहाज से बड़ा दिन बीजेपी के लिए और ऐतिहासिक जीत, बड़ी जीत हुई, ऐतिहासिक जीत। तो बिल्कुल जो ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की जो बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है और इसी को लेकर जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो तथ्य हमने सुप्रीम कोर्ट में रखे थे उन्हीं तथ्यों को लेकर सरकार ने जिस तरीके से प्रयास किया था उसको लेकर अब जो जीत है वो सरकार की यहाँ पर साफ दिख रही है और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े कर रही थी उन सवालों का अब कांग्रेस पार्टी को जवाब मिल गया है। कैमरामैन कल्याण सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि पंचायत चुनाव आरक्षण के साथ कराए जाए। आरक्षण का क्या मतलब? आरक्षण का मतलब न्याय, और न्याय अगर 50% मध्य प्रदेश की आबादी पिछड़े वर्ग की है तो क्या 14% जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है मैं इसे सही नहीं मानता। बीजेपी ने पूरी तैयारी करनी थी, जो अपनी पेश करने थे, जो पॉइंट्स पेश करने थे, जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पिछले जजमेंट में 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है इसे हम स्वीकार नहीं करते। तो आज अगर 50% तक जाने का मतलब है कि 14% होगा। 14% अच्छा है, 14% होगा, पर यह न्याय नहीं है। तो इसके लिए क्या कांग्रेस भी न्याय के लिए गुहार लगाएगी? हम भी करेंगे, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ कांग्रेस ने एक पाप किया था। चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, जिसके कारण यह फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो।
हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहां कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं अब हो थोड़ी सकता है। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा और अब हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। सर, कमलनाथ कह रहे हैं कि 50% से कम होगा और हम इसका विरोध करेंगे। कमलनाथ ने फिर बयान किया। कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे। कभी भी उनकी नियत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी। केवल ओबीसी को वोट बैंक मान के, बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के, बिना तैयारी के हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, और उनको पता था कि ये नहीं होने वाला। मैं आज पूछ रहा हूं कमलनाथ से कि क्यों उनके एडवोकेट जनरल जब 27% आरक्षण की बात की थी, क्यों कोर्ट में खड़े नहीं हुए? क्यों तत्काल स्टे दे दिया? क्यों जब पीएससी की बात आई, इस स्टे की बात आई, तो कहा, उन्हीं के वकील ने कहा क्या ये पीएससी में भी लागू होगा? कमलनाथ जी, ओबीसी अब बहुत समझदार है। आपने पाप किया वो जान गया है। आप अब इधर उधर की बातें ना करें। जनता सच्चाई जानती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। हम समाज के हर वर्ग के साथ हैं और इसलिए हम ओबीसी के भी साथ हैं। न्याय मिला है, इसके लिए धन्यवाद।